everyone. Welcome to grade 8 sessions of subject civics. And today we are discussing chapter number 10 and the chapter name is Law and Social Justice. This is your 6th session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject civics discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 10 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है Law and Social Justice और ये आपका 6th session है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट नीड लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. तो इसमें हमने एक दूसरे इशू पर फोकस किया था और वो था एनवायरमेंटल इशू. तो अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं बच्चों तो इंडस्ट्रीज दे प्ले अ मेजर रोल इन पोल्यूशन, राइट. सो अगर हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की, नॉइज पोल्यूशन की या फिर सॉइल पोल्यूशन की, जो आप लोगों ने साइंस के सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज की वजह से ये सारे एरियाज जो एयर या वाटर या सॉइल, राइट, तो सारे एरियाज पोल्यूट होते हैं. और यहाँ पर हम बात कर रहे थे अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो अगर हम यूसी की बात करते हैं दैट इज यूनियन कार्बाइड प्लांट, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि उन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में एज सच इंपॉर्टेंट मेजर्स नहीं लिया था. लाइकवाइज अगर हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने एनवायरमेंट को भी क्लीन करने का कुछ एज सच स्टेप्स नहीं लिया था, राइट. और भोपाल गैस ट्रेजेडी से हमें ये भी पता चलता है कि जो एनवायरमेंटल इशू था दैट केम टू द फोरफ्रंट. ये क्यों हुआ था? क्योंकि hundreds and thousands of people who were living in that area they were also impacted with this disaster. कि वहां पे जो रीजन में बहुत सारे लोग रह रहे थे उनको भी इस पॉइजनस गैस का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा कि उन्हें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो गए थे जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में कभी भी काम नहीं कर पाए, राइट. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आई डिसऑर्डर्स एज वेल एज सम अदर डिसऑर्डर्स. और इसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे. जितने भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रेशर में आ गए थे और गवर्नमेंट को बहुत सारे नए लॉज लाने पड़े. और इन लॉज में हमें पता चलता है कि जो पोल्यूटर है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस पोल्यूशन, he was held accountable for that, for environmental pollution. जो भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज की वजह से उस पूरे रीजन में हो रहा था, राइट. तो ऐसे लॉज लाने की वजह से हमारे कंट्री में जो भी इंडस्ट्रीज थे उनको एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स में वर्क करना पड़ रहा था. ये सारे कंडीशंस किसने लाए थे? हमारे गवर्नमेंट ने, ओके. उसके बाद हमने दिल्ली का केस लिया था जिसमें हमने देखा कि जो भी इंडस्ट्रीज सिटी के अंदर लोकेटेड थे गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दिया या फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको नोटिस दिया दैट दे वुड हैव टू रीलोकेट देयर इंडस्ट्रीज. मतलब उस वजह से जो इंडस्ट्रीज सेटअप हुए थे उसकी वजह से पूरे नेबरहुड में बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा था, राइट. अगर हम यमुना रिवर की बात करते हैं तो यमुना रिवर का आपने फोटोज भी देखा था. उससे हमें पता चलता है कि इंडस्ट्रीज की वजह से वो पूरा एरिया, वो जो रिवर था दैट वाज आल्सो बीइंग पोल्यूटेड और इसका इम्पैक्ट वहां के जो रेसिडेंट्स है, उस नेबरहुड में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा था जिसकी वजह से हाई कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ा एंड आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट को भी डिसीजन लेना पड़ा दैट ऑल दीज इंडस्ट्रीज दे वुड हैव टू रीलोकेट डिफरेंट रीजन्स में. लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस की वजह से एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा था किसके ऊपर? ऑब्वियसली ऑन द लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल. और ये पीपल कौन है? द वर्किंग पीपल जो उस फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे. तो बच्चों हम इसी टॉपिक को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट एनवायरनमेंट एज पब्लिक फैसिलिटी जिसमें हमने दिल्ली का केस देखा था, ओके. सो व्हाइल द कोर्ट्स एक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम दैट इज यहाँ पे जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे थे इंडस्ट्रीज की वजह से, तो वो सारे इंडस्ट्रीज को आउटस्कर्ट्स, सिटी के आउटस्कर्ट्स में रीलोकेट किया जाने लगा. लेकिन
इट क्रिएटेड वन अनदर प्रॉब्लम। और ये दूसरा प्रॉब्लम क्या था वो हम यहाँ पर समझते हैं। बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ ऑल दीज इंडस्ट्रीज मेनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन डिसीजंस का इम्पैक्ट पीपल के लाइवलीहुड पे भी पड़ रहा था। तो यहाँ पे जितने भी वर्कर्स उन सारे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, क्या हो गया कि अगर इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगे तो डेफिनेटली जितने भी वर्कर्स हैं जो वहां काम कर रहे हैं लो वेजेस पे, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अपनी जॉब खो देंगे, है ना। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अदर्स वर फोर्स्ड टू गो टू फार अवे प्लेसेस where these factories had relocated। और बाकी कुछ वर्कर्स जो थे उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो वापस उन एरियाज में जाए जहां पे ये फैक्ट्रीज रीलोकेट हो रहे हैं, दैट इज आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। एंड द सेम प्रॉब्लम नाउ began to come up in these areas। okay, for now these places became polluted। अगर हम बात करते हैं रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की, राइट, तो मान लो कोई भी इंडस्ट्री अगर कहीं भी सेटअप करते हैं तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंट पे पड़ेगा ही, चाहे वो वहां के रिवर्स के ऊपर पड़े या फिर जो एयर है उनके ऊपर। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इंडस्ट्रीज रीलोकेट भी हो गए तो वहां का जो एनवायरमेंट था वो भी पोल्यूट होने लगा। एंड द इशू ऑफ सेफ्टी कंडीशंस ऑफ वर्कर रिमेन्ड अनएड्रेस्ड। यहाँ पे आप देखो जैसे हम बात कर रहे थे अबाउट द सेफ्टी कंडीशंस ऑफ द वर्कर हु वर वर्किंग इन दीज हजार्डियस कंडीशंस, तो उनका जो सेफ्टी कंडीशन था उसके ऊपर भी एज सच कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। अगेन ये सारा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, जो भी वर्कर्स थे, दैट इज द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। Recent research on environmental issues in India has highlighted the fact that the growing concern for the environment among the middle classes is often at the expense of the poor। अगर हम रिसर्च करते हैं या फिर हमारे जो recent रिसर्च हुए हैं environmental issues पे, तो ये हमें बताता है कि जो भी growing concern है for the environment that is among the middle classes, इसका किसके ऊपर फर्क पड़ा है बच्चों, इट हैज बीन ऑन दी पुअर। ओके, और वो कैसे हुआ है, लेट्स हैव एन एग्जांपल हियर। सो फॉर एग्जांपल स्लम्स नीड टू बी क्लीन्ड एज पार्ट ऑफ अ सिटीज ब्यूटिफिकेशन ड्राइव, और एज इन द केस above, a polluting factory is moved to the outskirts of the city। तो बच्चों यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे हो, नाउ दिस इज द पिक्चर दैट इज शोइंग अ स्लम एरिया। और ये स्लम एरिया में कौन रहते हैं, द वर्कर्स हु आर वर्किंग ऑन लोअर वेजेस, जिनके पास बहुत पैसे नहीं है कि वो सिटीज के अंदर अच्छे घर में रह सके। तो ये जो वर्कर्स होते हैं उन्हें कहाँ रहना पड़ता है, इन स्लम एरियाज में। और ये स्लम एरियाज कहाँ पे होते हैं, दैट इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लास का कंसर्न है एनवायरमेंटल इश्यूज का, इसका इम्पैक्ट पुअर सोसाइटी पे पड़ता है, क्योंकि ये ब्यूटिफिकेशन ड्राइव में क्या क्लीन होता है, द स्लम एरिया। जो भी स्लम एरिया है वो काफी गंदा रहता है। ओके, अगर हम स्लम एरिया की बात करें, जैसे आप पिक्चर में ही देख सकते हो, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी मिलेगी, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्यूटिफिकेशन ड्राइव में इन सारे स्लम एरिया को क्लीन किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर पड़ता है, जिनके पास कोई चॉइस नहीं होता, राइट। नाउ दीज आर द वीकर सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। ओके, also advanced countries are relocating the toxic and hazardous industries to developing countries to take advantage of the weaker laws in these countries and keep their own countries safe। अगर हम एडवांस्ड या डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पे हमने देखा है कि जितने भी टॉक्सिक या हजार्डस इंडस्ट्रीज है बच्चों, वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ रिलोकेट हो रहे हैं, तो वो रिलोकेट होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। हमारे जैसे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, यहाँ पे कुछ वीकर लॉज है। जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां हमने देखा दैट द पोल्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द मनी और फॉर पेइंग द मनी फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट, राइट। कि वहां पे जो भी पोल्यूशन क्रिएट हुआ है इंडस्ट्रीज की वजह से, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है,
द पोल्यूटर, दैट इज द ओनर ऑफ दोज इंडस्ट्रीज। लेकिन हमारे कंट्री में एज सच बहुत स्ट्रिक्ट लॉस नहीं है, जिसकी वजह से जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है बच्चों, वो अपने टॉक्सिक या हजार्डस इंडस्ट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे हैं, राइट, सो दैट दे कैन कीप देयर ओन कंट्री सेफ। ओके, साउथ एशियन कंट्रीज, particularly India, Bangladesh and Pakistan, play host for industries producing pesticides, asbestos or processing zinc and lead। तो आप देखो, जो साउथ एशियन कंट्रीज है जिसमें हमारा कंट्री इंडिया भी आता है, अब इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज है। ओके, तो जितने भी एडवांस कंट्रीज है वो क्या करते हैं, अपने हजार्डस इंडस्ट्रीज को इन सारे कंट्रीज में रीलोकेट करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हुए हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड्स, अगेन दैट इज हजार्डस फॉर द एनवायरमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट एबेस्टॉस, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है, उसके अलावा प्रोसेसिंग जिंक एंड लीड। अब ये सारे जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, इनकी वजह से बहुत सारे पोल्यूशन हमारे एनवायरमेंट में क्रिएट होते हैं। ओके, सो वी कैन सी दैट हमारे कंट्री में अगर वीक लॉज रहेंगे तो ऐसे इंडस्ट्रीज इस चीज का फायदा उठाएंगे, और वो जितने भी अपने हजार्डस इंडस्ट्रीज है उसको हमारे कंट्री या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां रिलोकेट करते रहेंगे। सो देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रिक्ट लॉज that should be given by our government। okay, तो बच्चों हमने हमारा चैप्टर दैट इज लॉ एंड सोशल जस्टिस कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कंक्लूजन कि हम इस पूरे चैप्टर से क्या समझते हैं। Laws are necessary in many situations, whether this be the market, office or factory, so as to protect people from unfair practices। तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि हमारे कंट्री में किसी भी सेक्शन में, चाहे वो मार्केट हो, ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, हर एक जगह पे लॉज आर नेसेसरी। एवरीवन शुड प्ले अ पार्ट इन दीज लॉज, इन सेंस दैट सबको को लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए? टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। जैसे हमने देखा, जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो अपनी प्रॉफिट के लिए किसका फायदा उठाते हैं? वीकर सेक्शन का या फिर वर्कर्स का, जो लो वेजेस पे वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नाउ प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्संस, इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट्स resort to unfair practices such as paying workers low wages, employing children for work, ignoring the conditions of work and also ignoring the damage to environment। अब ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं बच्चों, इन सब के ऊपर हमने एक एक करके डिस्कस किया है कि जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए इन सारे इश्यूज को इग्नोर करते हैं, चाहे वो वर्कर के कंडीशन के ऊपर हो या फिर बच्चों को एम्प्लॉय करने का हो या फिर डैमेज टू द एनवायरमेंट हो। ओके, और भोपाल गैस ट्रेजेडी से हमें इन सारे इश्यूज के बारे में पता चलता है। ओके, ऑल्सो अ मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट therefore is to control the activities of private companies by making, enforcing and upholding laws so as to prevent unfair practices and ensure social justice। तो बच्चों हमारी गवर्नमेंट का एक मेजर रोल होता है, वो क्या? टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो जितने भी प्राइवेट कंपनीज है जो अपने प्रॉफिट के लिए दे ट्राई टू मेक यूज और दे ट्राई टू यूज द problems of the workers and let them work at lower wages, right? तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जो वर्कर्स के ऊपर होता है, the plight that the workers have to suffer, उसके लिए हमारे गवर्नमेंट का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेजर रोल है। ओके, दैट इज by making, enforcing and upholding all the laws, ताकि जो भी unfair practices है, जो भी प्रैक्टिस होता है in by the private companies, that can be stopped and also social justice can be given to all the workers। This means that the government has to make appropriate laws and also has to enforce those laws। अभी social justice कैसे मिल सकता है? Obviously by making laws। अब जो भी laws बन गए उसे enforce करने का भी काम किसका होता है? This is the work of the government।
So we can say that our government, it plays a major role in enforcing these laws and also to ensure social justice to all the people or the citizens of our country India. Okay? तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? In today's class, we discussed about environment as a public facility, जिसमें हमने देखा कि जो भी डिसीजंस कोर्ट ने लिया उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट था किसके ऊपर? ऑन द पुअर, क्योंकि जो स्लम एरियाज थे उन एरियाज को भी क्लियर किया जाने लगा एज अ ब्यूटिफिकेशन ड्राइव. ओके, उसके बाद हमने इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन देखा, जिसमें हमने देखा कि जो प्राइवेट कंपनीज है, इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट, वो कहां से फायदा लेते हैं? by ignoring the environmental issues, apart from that ignoring the issues of workers. तो बच्चों, फाइनली हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है, दैट इज लॉ एंड सोशल जस्टिस. So please go through your NCERT book and try to understand each and every important topic that I have discussed here. और इसी तरह हमारा क्लास 8 का सिविक्स भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अपना लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.